हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स में क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 स्टेट ऑफ मैटर। ये टॉपिक होगा हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। उसमें जो टॉपिक कवर करेंगे आज हम द सॉलिड स्टेट एक्टिविटी 1.9। एक एक्टिविटी दिया हुआ है इसमें, उस एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। फिर लिक्विड स्टेट को डिस्कस करेंगे, उसमें भी एक एक्टिविटी है, उसे डिस्कस करेंगे। फिर कंक्लूजन निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन। गैसेस स्टेट एक्टिविटी, उसमें भी एक एक्टिविटी है, उस पर भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन निकालेंगे उस एक्टिविटी को करने के बाद। और इसी में हमें पढ़ना है रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के टॉपिक में ये हम कवर करने वाले हैं। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस क्लासिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन है वो दबाएं और एनसीईआरटी बुक से जुड़े रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1.9। आप अपने एनसीईआरटी बुक को खोल लीजिए और अगर एनसीईआरटी बुक नहीं है तो ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सॉलिड स्टेट का एक्टिविटी 1.9। इसमें है कि आप कुछ आर्टिकल्स, कुछ सामान आप कलेक्ट कर लें। बहुत ही आसान है। एक बुक ले लीजिए, एक नीडल ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, एक स्टिक है, वुडन स्टिक होता है, लकड़ी का डंडा है, उसका कुछ पार्ट, कुछ टुकड़ा ले लीजिए, नीडल है, पेन। उसके बाद इसका स्केच बनाइए। आप उसको रख दीजिए बुक पर, स्केच बना लीजिए या फिर देखकर भी स्केच बना सकते हैं पेन का, नीडल का। उसको देखिए कि क्या उसका कोई शेप, डेफिनेट शेप है, वो देखना है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है इस एक्टिविटी से, आइए देखते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है आपको कि आप इसका स्केच बनाइए। ये जो बुक है, बुक का स्केचिंग कीजिए, ड्रॉ कीजिए अपने कॉपी में। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको एक्टिविटी को करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी आपके। आप खुद से सीखेंगे और ऐसी चीज़ें सीखेंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे इसको। फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्टिविटी करने के बाद। तो आइए इसमें क्या कह रहा है सबसे पहले कि आप इस आर्टिकल्स जो कलेक्ट किया है, आपने जो लिया है, आप उसका स्केच कीजिए, ड्रॉ कीजिए। उसका ड्रॉ करने का मकसद ये पता चलेगा कि उसका कोई डिफिनिट शेप है कि नहीं, वो देखेंगे। जैसे अगर हम पेन की बात करते हैं तो पेन, हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक पेन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। देख लीजिए यहाँ, ये पेन है, पेन को ड्रॉ किया हमने, स्केच किया। इसी तरह आप स्केच कीजिए। और इसी तरह एक बुक को अगर स्केच करना है तो कैसे करेंगे, आप देख लीजिए। बुक को रखकर इस तरह से स्केच कर देंगे आप, तो इस तरह का शेप मिलेगा। नीडल का आप स्केच कर लेंगे तो नीडल का शेप कुछ इस तरह से होगा। ये नीडल हो जाएगा आपका। इसी तरह वुडन स्टिक का आप स्केच करेंगे। स्केच करने के बाद अब क्या हो रहा है, अब क्या है, डू ऑल दिस हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। स्केच करने के बाद आपको ये पूछा जा रहा है क्या इसका शेप और वॉल्यूम डेफिनिट है। दूसरा पूछा जा रहा है क्या व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर, अगर इसी को हथौड़ा से हम तोड़ें तो क्या होगा, अगर हम इसको ऊपर से गिरा दें तो क्या होगा, अगर हम ड्रॉप कर दें या फिर अब इसको हम खींचें तो क्या होगा। तो इसका सारे सवाल का जवाब जो है वो खुद से पूछिए कि क्या होगा। अगर हम इसको नीडल पर हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, अगर हम बुक पर हथौड़ा मारें, पेन पर हथौड़ा मारें तो क्या होगा। जैसे ये भी पेन है, इस पर हथौड़ा मार देंगे तो क्या होगा। ठीक है। अब पूछा जा रहा है क्या कि ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। अब कंप्रेस कीजिए इसको। कंप्रेस करने का मतलब है सिकुड़ना, मतलब एक बाहर से ऐसा फोर्स लगाना और इसको अंदर की तरफ कंप्रेस करना। या फिर मुट्ठी में कोई चीज़ है, जैसे ऐसे इस तरह से दबा देना, उसको दबाने की कोशिश करना। दिस इज द कंप्रेशन।
ये आपको कंप्रेस करने की ज़रूरत, कंप्रेस कीजिए। तो क्या आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं? जैसे ये हमारा पेन है, तो क्या इस पेन को हम कंप्रेस कर सकते हैं, अंदर की तरफ दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं, ये खुद पता है। ठीक उसी तरह बुक को लीजिए, उसको भी दबाने की कोशिश कीजिए, क्या वो दबा सकते हैं हम उसको? क्या सिकुड़ सकते, क्या दबाने से जो है वो सिकुड़ जाता है, कंप्रेस हो जाता है? ये सब सवाल जो है आपसे किया जा रहा है। अब इसके बाद हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं। वन एक्टिविटी जो अभी मैंने बताया, तो उसके क्वेश्चंस, जो ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन क्या होगा इस एक्टिविटी का। सबसे पहला कि जो आर्टिकल्स हमने लिया सब का सब सॉलिड था, सब का सब सॉलिड का एग्जाम्पल है। पिन हो, पेन हो, नीडल हो, जो भी चीज़ें थी वो सॉलिड थी। दूसरा, ये जब स्केच करते हैं तो पाते हैं कि सबका शेप डेफिनिट शेप था, सबके अंदर शेप बिल्कुल डेफिनिट था और वॉल्यूम भी डेफिनिट वॉल्यूम था सबका। वो हम बताएंगे आपको कि वॉल्यूम कैसे डेफिनिट था, ये भी डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है वॉल्यूम में, ठीक है। शेप तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि शेप जो है बिल्कुल सॉलिड का डेफिनेट होता है, ठीक है। आज शेप क्यों डेफिनेट होता है इसकी भी वजह हम बताएंगे, ठीक है। आइए फिर उसके बाद ऑल आर नॉट कंप्रेसिबल। अब इसको हम दबाने की कोशिश करते हैं, कंप्रेस करने की यानी सिकुड़ने की कोशिश करते हैं तो सिकुड़ता नहीं है, कंप्रेसिबल नहीं होता है। इसलिए सॉलिड इज में जो है कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। ऑल आर नॉट कंप्रेसिबल, दैट इज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड के अंदर जीरो कंप्रेसिबिलिटी होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब अगर हैमर चलाएंगे यानी हमने फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, देखिए फोर्स जब अप्लाई किया है तो सॉलिड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक तो हो जाता है उस, जैसे इस पर अगर हम चलाएंगे तो ये ब्रेक ज़रूर हो जाएगा, 2 या 3 या 4 पार्ट में हो जाता है। लेकिन ब्रेक होने के बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इसका कुछ शेप जो है, शेप इस पेन का शेप चेंज हुआ है, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल है इसके अंदर उसका शेप चेंज नहीं हुआ है। इसलिए बुक में लिखा होता है तो कन्फ्यूजन होता है कि हमने हैमर चलाया, बोला जाता है कि शेप चेंज नहीं हुआ। शेप इस पेन का, इस आर्टिकल्स का चेंज हुआ है अगर इस पर हैमर चलाएंगे, या शेप अगर उस निडल पर चलाएंगे तो उस निडल का जो शेप है उस पर जो है फोर्स अप्लाई किया हुआ, हैमर चलाया तो उसका शेप, निडल्स का शेप बिगड़ जाता है। लेकिन निडल्स जिस सॉलिड से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, उसका शेप चेंज नहीं होता है। इसलिए सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल में ब्रेक व्हेन हैमर, ठीक है। सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स रिजिड होगा, ठीक है। तो अब हमने सॉलिड की बात की थी, सॉलिड क्यों होता है उसकी भी बात करेंगे। तो एक जो हमने बताया था कि यहाँ पर जब सॉलिड की बात हो रही है तो यहाँ पर रिजिडिटी एक प्रॉपर्टी है, उसकी बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर सॉलिड में पता चलेगा कि सॉलिड का शेप जो है वो डेफिनेट क्यों होता है और सॉलिड का वॉल्यूम वो भी फिक्स क्यों होता है, डेफिनेट क्यों होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रिजिडिटी, ये असल रीज़न है। तो रिजिडिटी कहते किसको है, ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द पार्टिकल्स, ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी वो पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल्स में, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और क्लोज पैकिंग होती है, बहुत ही सटा पैकिंग होती है, सटी हुई पैकिंग। और इस तरह की पैकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पैकेजिंग है ये आप देख रहे हैं इस तरह का क्लोज पैकिंग, बिल्कुल क्लोज पैकिंग हो रही है इसकी, ज़रा सा भी इसमें स्पेस नहीं है, ये है क्लोज पैकिंग, ये क्लोज पैकिंग है। इस सॉलिड में इसी तरह की पैकिंग होती है। एक तो पार्टिकल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और पैकिंग बिल्कुल क्लोज होगी, यानी इसमें कोई स्पेस नहीं होगा पार्टिकल्स के, दो पार्टिकल्स के बीच में, आपस में जो पार्टिकल्स हैं इसमें कोई स्पेस नहीं होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पेस होगा। तो क्लोज और बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्लोज पैकिंग एंड ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होगा, ये सॉलिड जो होता है रिजिड होता है। सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। इसी क्लोज पैकिंग और पार्टिकल, ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ पार्टिकल्स
ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स के आपस में जो फोर्स है बहुत ज़्यादा है और पैकेजिंग बहुत क्लोज है, इसलिए वो रिजिड है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं सॉलिड के। और इसी रिजिडिटी की वजह से सॉलिड क्या होता है कि सॉलिड का शेप डिफिनिट होता है और वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो आप इसको लिख सकते हैं, रिजिडिटी ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड पैकिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स आर क्लोज बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड्स आर रिजिड and this property is known as rigidity, and this property is known as rigidity. Because of this rigidity, solid has definite shape and definite volume. Okay, अब NCERT में कुछ सवाल है सॉलिड को लेकर, जैसे रबर के बारे में सवाल किया है। What about रबर बैंड? रबर बैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या रबर बैंड जिसको हम स्ट्रेच करते हैं तो शेप चेंज हो जाता है, फिर उसको जब हम स्ट्रेचिंग करना बंद कर देते हैं तो शेप रिगेन कर लेता है, क्या ये सॉलिड है? तो इसका जवाब क्या होगा? देखिए, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ पर, तो उसका तो शेप बिल्कुल चेंज होगा। लेकिन अगर उस फोर्स को हम हटा दें तो वो फिर रीगेन कर लेता है। रबर बैंड में भी ऐसा ही होता है कि रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, मीन्स इस पर फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करना छोड़ देते हैं, यानी स्ट्रेचिंग करना छोड़ देते हैं, उसको ऐसे ही रख दीजिए तो शेप एज यूजुअल एज इट इज़ वैसे ही रहता है शेप। तो इसका मतलब है कि रबर जो है वो सॉलिड स्टेट है। तो हमने कहा इसका जो आंसर है वो रबर बैंड चेंज देयर शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स मीन्स स्ट्रेचिंग एंड रीगेन सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। एक बार फिर से सुन लीजिए, रबर बैंड चेंज देयर शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स दैट इज द स्ट्रेचिंग एंड रीगेन द सेम शेप when the force is removed. ओके, तो अब आइए दूसरा जो NCERT में आपसे सवाल किया गया है कि चीनी और नमक को हम जार में रख देते हैं, अपने बोतल में रख देते हैं और वो बोतल का ही शेप ले लेता है, क्या ये सॉलिड है? तो उसका आंसर क्या होगा? देखो, सिंपल सी चीज़ है, जब हम नमक को, चीनी को घर में किसी बर्तन में डालते हैं तो उसका शेप ले लेता है। लेकिन ईच क्रिस्टल ऑफ शुगर, जो बताया कि जो एक एक पार्टिकल अगर शुगर का या साल्ट का देखेंगे, क्या उसमें कोई चेंजेस आया है? कोई चेंजेस नहीं आया, यानी उसका शेप जो है बिल्कुल डिफिनिट रहता है। चाहे आप उसको किसी बोतल में रख दें या प्लेट में रख दें या अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर लें या फिर अपने पॉकेट में डाल लें, उसके साल्ट के जो क्रिस्टल है या शुगर का जो क्रिस्टल है, जो शेप है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, तो यही इसका है कि ये जो है सॉलिड होता है। तो ठीक है, इसका जवाब ये हो गया, शेप ऑफ ईच क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट और शुगर रिमेन डेफिनिट वेदर वी टेक इन आवर हैंड और पुट इन आवर पॉकेट। शेप ऑफ, ये सवाल क्या है, व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट व्हेन केप्ट इन अ डिफरेंट जार दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? बात समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है समझना। शेप ऑफ ईच क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट शुगर रिमेन डेफिनिट और रिमेन अनचेंज्ड और रिमेन फिक्स्ड whether we take in our hand or put in our pocket. Okay, अब थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसी में, स्पंज और कॉटन का नाम सुना होगा। ये अगर आप देखा होगा आपने, स्पंज को भी और कॉटन को भी, उसमें क्या होता है, उसमें हम उसको कॉटन को हाथ में लीजिएगा तो आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, स्पंज को भी आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। तो हमने भी बात किया कि अगर सॉलिड है तो नेग्लिजिबल कंप्रेस होगा, उसका डेफिनेट, फिर ये कंप्रेस कैसे हो जाता है स्पंज अगर सॉलिड है, तो ये तो कंप्रेस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये सॉलिड नहीं है। तो ये सवाल किया गया है इससे कि व्हाट अबाउट स्पंज, इट इज ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई? व्हाट अबाउट स्पंज, इट इज ए सॉलिड येट वी आर, ये माना जाता है कि ये सॉलिड है, फिर भी हम इसको कंप्रेस कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब यही है कि स्पंज या कॉटन में क्या होता है कि एयर ट्रैप्ड होता है, एयर उसके अंदर घुसा हुआ होता है, एयर पूरा ट्रैप होता है उसके अंदर, कॉटन में भी और स्पंज में भी। जब हम उसको दबाते हैं तो उसका क्या होता है कि एयर बाहर निकल के चला आता है, कंप्रेस करने पर, दबाने पर, प्रेशर अप्लाई करने पर एयर बाहर निकल के चला आता है, इसलिए कंप्रेस हो जाता है। लेकिन
उसका शेप डेफिनिट है, वॉल्यूम भी डेफिनिट है, बिल्कुल फिक्स है, अनलेस वी कंप्रेस इट। जब तक उस पर हम प्रेशर नहीं अप्लाई करते हैं तब तक जो है वो उसके शेप में या वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आता है, इसलिए वो सॉलिड ही माना जाएगा। अगर हम जब तक उस पर हम मतलब बाहर से प्रेशर देंगे तब तो उसके वॉल्यूम में और उसके शेप में चेंजेस आते हैं, लेकिन जब हम उस पर से हम बाहरी फोर्स या प्रेशर हम उस पर अप्लाई नहीं करें, कोई दबाव नहीं दें उस पर, एज इट इज़ उसको ऐसे ही रख दें हम अपने सामने, तो उस पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो उसका वॉल्यूम और उसका शेप में कोई चेंजेस नहीं आता है, इसलिए वो सॉलिड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है कि स्पंज और कॉटन हैज़ अ माइन्यूट होल in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out. When we press it, air is expelled out, यानी बाहर निकल आता है, हवा बाहर, and we are able to compress it, और तभी ये हम इसको मतलब कंप्रेस करने के लायक होते हैं, तभी हम इसको कंप्रेस करते हैं। But it has a definite shape and volume unless we compress it. तो ये इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम है, शेप है, जब तक हम इसको कंप्रेस ना करें। ओके, अब दूसरा है सॉलिड स्टेट का हमने बता दिया, फिर हम 1 बाय 1 सॉलिड से लिक्विड की तरफ चलें, लिक्विड से फिर गैस। अब फिर एक साथ जब डिस्कशन हो जाएगा तो एक साथ उसका हम चार्ट बना देंगे। आप खुद से बना सकते हैं कि किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सॉलिड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लिक्विड का क्या है और गैस का क्या है, बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम अब लिक्विड स्टेट की तरफ चलते हैं। लिक्विड स्टेट में एक्टिविटी 1.10 के बारे में इसमें कहा गया है कि आप कुछ चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए, जैसे वाटर है, मिल्क है, जूस है, कुकिंग ऑयल है, कोल्ड ड्रिंक है, ये कलेक्ट कर लीजिए। आप एक डिफरेंट शेप का कंटेनर कलेक्ट कर लीजिए, वो आपको लैब में भी अवेलेबल हो जाएगा, घर में भी अगर देखा जाए। वैसे मैंने इजीली लैब की ही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये बना दिया है, क्या नाम है, फिगर। तो उसमें ये है कि ये हो गया आपका मेजरिंग सिलेंडर हो गया, ये कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ये राउंड बॉटम फ्लास्क हो गया, ठीक है, ये बीकर हो गया। तो बीकर में 50 ml मार्क कर दिया, यहाँ मेजरिंग सिलेंडर में 50 ml मार्क कर दिया, कॉनिकल फ्लास्क में 50 ml यहाँ पर मार्क कर दिया, उसी तरह 50 ml यहाँ पर मार्क कर दिया। ओके, ठीक है। तो ओके, तो अब हमने ले लिया क्या क्या वो सामान सब ले लिया था। क्या लिया था मैंने कि कोल्ड ड्रिंक लिया था, मिल्क लिया था, जूस लिया था, ये सब लिक्विड्स था, लिक्विड स्टेट्स में था, और कुछ डिफरेंट शेप का हमने कंटेनर ले लिया था और 50 मार्क्स कर दिया था। अब हम जो है वो इस सवाल है कि व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। अगर इस लिक्विड्स को जो हमने लिया है, मिल्क हो या जूस हो या पानी हो, हमने फ्लोर पर फेंक दिया तो क्या होगा? फ्लोर पर फेंकेंगे तो क्या, फ्लोर का कोई रेगुलर शेप होता नहीं है, कोई फिक्स साइज नहीं होता है। अगर फ्लोर पर फेंका तो जहाँ पर लोअर फ्लोर होगा उस तरफ भागेगा वो, क्या नाम है, आप जो लिक्विड हम फेंकेंगे, पानी फेंकेंगे, यानी ढलान की तरफ भागेगा। जहाँ पर निचली सतह होगी फ्लोर की, उस तरफ पानी मूव करेगा, तो वो भी इरेगुलर शेप लेगा। पानी जो है जैसा फ्लोर होगा उसी तरह का शेप होगा। इरेगुलर है तो इरेगुलर ही शेप लेगा वो, रेगुलर है तो रेगुलर शेप लेगा। वैसे फ्लोर का इरेगुलर शेप ही माना जाता है। व्हेन एनी लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, किसी भी लिक्विड्स को फ्लोर पर फेंक दीजिए, क्या होगा? दे टेक एनी इरेगुलर शेप, सिंस चूंकि फ्लोर डज नॉट हैव एनी रेगुलर शेप, कोई शेप नहीं होता है फ्लोर का, एंड साइज, कोई शेप एंड साइज नहीं, एंड लिक्विड विल फ्लो टुवर्ड्स द लोअर फ्लोर। लिक्विड जो है ढलान की तरफ, नीचे वाले फ्लोर की तरफ फैलेगा। आप करके देखिएगा ऐसा घर में, और ऐसा ही फील होता होगा। अब इसी एक्टिविटी में एनसीईआरटी में दूसरा सवाल किया जा रहा है कि मेजर 50 ml ऑफ एनी लिक्विड, यानी एक कोई भी लिक्विड लें और 50 ml ले लें उसका, और उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करते रहे, तो क्या उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा या फिर सेम रहेगा? ये आप करके देखें। जैसे यहाँ पर इसमें ले लीजिए दूध ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, तो यहाँ पर 50 ml हमने मार्क कर दिया कि 50 ml लिया है, ठीक है। अब इसी को ट्रांसफ़र कर दीजिए इस कॉनिकल फ्लास्क में, तो इसका जो मार्क किया हुआ है 50 ml, जो मार्किंग है वहाँ तक 50 ml आ जाएगा, क्योंकि हमने 50 ml इसमें डाला, इससे लिया, तो इसमें 50 ml भी इसमें मार्क आएगा, इसमें भी 50 ml ही रहेगा। फिर इससे उठाकर इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए कॉनिकल फ्लास्क में,
ये कॉनिकल कहते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क में तो ये भी 50 ml ही रहेगा। इट्स मीन कि इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा ट्रांसफ़र करने से, ठीक है। लिक्विड को ट्रांसफ़र करने से डिफरेंट कंटेनर, डिफरेंट शेप, ये अलग अलग शेप में अगर हम लिक्विड को ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी कंटेनर में, अलग अलग शेप का हो, चाहे वो शेप जैसा भी हो, ठीक है। हमने अगर 50 ml लिया है लिक्विड तो 50 ml ही होगा, उसके वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब वही लिखा हमने, क्वेश्चन है कि मेजर 50 ml ऑफ एनी लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स, मीन्स डिफरेंट शेप ऑफ जो कंटेनर हमने लिया है उसमें ट्रांसफर करना वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या वॉल्यूम सेम रहता है? तो अब हमने चूंकि प्रैक्टिकल किया, एक्टिविटी किया है, तो उसमें देखा कि कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो हमें लिखना है कि यस वॉल्यूम रिमेन द सेम, वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहता है आफ्टर ट्रांसफरिंग इनटू डिफरेंट कंटेनर। इसी एक्टिविटी में क्वेश्चन किया जा रहा है कि अब एक्टिविटी किया, डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, लिक्विड का शेप जो है सेम रहेगा। पहले हमने क्वेश्चन किया था क्या कि क्या वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आएगा, ओके, मीन्स कि डिफिनिट वॉल्यूम होगा इसका। अब कहा जा रहा है कि क्या इसके शेप में चेंजेस आएगा, जब हम डिफरेंट कंटेनर, डिफरेंट शेप का जो कंटेनर है उसमें हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा। देखिए ये जो कंटेनर है हमारा किस तरह का है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। इसमें लिक्विड डालिएगा तो ये इसी का शेप ले लेगा, इसी कंटेनर का। इसमें कोई भी लिक्विड डालेगा तो वो इस कॉनिकल फ्लास्क का शेप ले लेगा, इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क का शेप ले लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, नहीं, बिल्कुल सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा। नो, द लिक्विड गेट द शेप ऑफ द कंटेनर। ओके, अब मैं बात कर रहा था कि क्या लिक्विड जो है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फ्लो हो जाता है कि नहीं होता। इजीली फ्लो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है एक कंटेनर से दूसरे। तो अब फ्लो की बात आ रही है, तो फ्लो देखिए जब वहाँ पर सॉलिड की बात आई थी तो मैंने उसकी रिजिडिटी वाली प्रॉपर्टी, सॉलिड रिजिड होता है तो रिजिडिटी की प्रॉपर्टी मैंने सॉलिड में बता दी थी। चूँकि यहाँ पर लिक्विड है तो यहीं पर हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लूइडिटी, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये फ्लूइडिटी क्या होता है, फ्लूइडिटी, एबिलिटी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, एबिलिटी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। और ये फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। गैस और लिक्विड दोनों जो है वो फ्लो करता है, इसलिए दोनों गैस और लिक्विड जो है वो दोनों क्या है, फ्लूइड हैं, दोनों फ्लूइड हैं, गैस और लिक्विड दोनों फ्लूइड हैं, इसलिए कि दोनों क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ओके, अब चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, एबिलिटी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। क्यों है, देखिए अब क्यों है इस चीज़ को, से बहुत आसान तरीका है। हमने बताया था कि लिक्विड में, गैस में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ज़्यादा होता है, यानी पार्टिकल्स के बीच जो है आपस में जो पार्टिकल्स होता है उसमें स्पेस ज़्यादा होता है। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, इसीलिए वो फ्लो करता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एबल द लिक्विड एंड गैस टू फ्लो, able the liquid and gas to flow, that is why liquid and gas are called fluid। अब इस एक्टिविटी, लिक्विड की इस एक्टिविटी से हमें क्या फाइनल कंक्लूजन निकलता है कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होगा, शेप फिक्स नहीं होगा, इनडिफिनिट शेप होगा, यानी शेप जो है चूँकि जिस कंटेनर में जाएगा वैसा ही शेप अख्तियार कर लेता है, वैसा ही शेप ये ले लेता है, कंटेनर के हिसाब से इसका लिक्विड का शेप होता है। अब वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम डेफिनिट होगा, तो उसको उस अंदाज में लिख दीजिए, तो फिक्स्ड वॉल्यूम लिख दीजिए, लिक्विड हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि लिक्विड हैज़ डेफिनिट वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिक्विड हैज़ इनडेफिनिट शेप, ये हो गया लिक्विड का। ओके, अब इस एक्टिविटी जो हमने करवाई थी अभी लिक्विड स्टेट की, उसमें एक्टिविटी करवाने के बाद जो फाइनल कंक्लूजन निकला है, अब हम एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में डिफ्यूजन का कंसेप्ट बताने के लिए कुछ चीज़ें जो है डिस्कस किया है एनसीईआरटी बुक ने। तो डिफ्यूजन का कंसेप्ट कैसे एक स्टेट
का दूसरे स्टेट में डिफ्यूज कर जाना, यानी लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन हो जाना, लिक्विड का गैस में डिफ्यूजन या गैस का लिक्विड में डिफ्यूजन हो जाना, या फिर सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूजन, यानी तीन स्टेट जो हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों का डिफ्यूजन लिक्विड में कर जाना, इसके बारे में एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा है। तो कैसे डिस्कस कर रहा है? पिछला जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को याद कीजिए, यानी 1.4 एक्टिविटी हमने किया था कि पानी में ब्लू इंक डाल दिया था। तो क्या हुआ था कि वो इंक जो है वो भी लिक्विड ही था, और वो लिक्विड में क्या हो गया, लिक्विड के अंदर समा गया, यानी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो गया और डिफ्यूज़ हो गया। इसको कहते हैं डिफ्यूज़ होना लिक्विड के अंदर। ये 1.4 की एक्टिविटी भी थी। 1.5 की एक्टिविटी थी कि कॉपर सल्फेट जो था उसका हमने एक टुकड़ा ले लिया था और उसको गर्म पानी में डाल दिया था। तो वो कॉपर सल्फेट सॉलिड था, तो सॉलिड जो था वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो गया, मीन्स डिफ्यूज़ कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिफ्यूज़ कर जाता है। अब तीसरा चीज़ पॉइंट देखिए कि एक्वाटिक एनिमल्स जितने सारे हैं वो सांस कैसे लेते हैं। एयर में जो है वो ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है, और जो ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो स्लाइटली वाटर में डिज़ोल्व होता है, इसीलिए मछलियाँ जो हैं ऊपर आकर सांस लेती हैं। अगर ये डिज़ोल्व नहीं होता तो मछलियाँ सारी मर जाती। पानी में जो है वो डिज़ोल्व, इट्स मीन कि गैस जो है वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाता है। तो पहला ये है एक्टिविटी से हमने इंक पोर इन ए लिक्विड, इट मीन्स लिक्विड डिफ्यूज इनटू लिक्विड। अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी 1.5, सॉलिड कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन वार्म वाटर, इट मीन्स सॉलिड डिफ्यूज इनटू लिक्विड, मीन्स सॉलिड जो है लिक्विड में डिफ्यूज कर जाता है। तीसरा जो हमने बताया कि जितना मछलियाँ वगैरह पानी में रहती हैं वो ऑक्सीजन जो लेती हैं वो मतलब ये कि वो ऑक्सीजन गैस जो होता है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है मीन्स, और उसके बाद वो ऑक्सीजन मछलियाँ ले लेती हैं। ओके, अब फाइनल कंक्लूजन हमने जो डिस्कशन किया डिफ्यूजन का कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये लिक्विड में डिफ्यूज कर जाता है इजीली, ऐसा जो है वो होता है, और हमने एग्जांपल भी दिया। तो अब ये था हमारा फाइनल कंक्लूजन, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस आर डिफ्यूज्ड इनटू लिक्विड। ये बात, ये इसका फाइनल कंक्लूजन, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर डिफ्यूज इनटू लिक्विड। और वो कहानी जो इसके पीछे हमने बताई है उस कहानी को भी याद रखिएगा। अगर आप कहानी स्टोरी की तरह याद रखेंगे तो साइंस भी आपको बिल्कुल स्टोरी ही की तरह लगेगा, फिर आप साइंस को समझने में आसानी होगी, फिर लैंग्वेज रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन सॉलिड, मतलब कि हमने ब्लू इंक को पानी में डुबो दिया और एक कॉपर सल्फेट को पानी में डुबोया, कौन सबसे तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगा? या फिर ऐसा समय कॉपर सल्फेट छोड़ दीजिए, हमने जो है वो रूह अफ़ज़ा का शरबत लिया, अब पानी में डुबो दिया, और एक गिलास पानी रखा, रूह अफ़ज़ा का शरबत डुबो दिया, और दूसरे गिलास में जो है हमने चीनी लिया, चीनी डुबो दिया। तो कौन तेज़ी से डिफ्यूज करेगा लिक्विड में? ज़ाहिर है लिक्विड ही तेज़ी से, जो रूह अफ़ज़ा है लिक्विड के फॉर्म में है वो तेज़ी से डिफ्यूज करेगा, और चीनी जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो स्लो करेगा डिफ्यूज लिक्विड में। इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन कौन तेज़ी से करता है, किसका रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड जो है लिक्विड का ज़्यादा होगा देन सॉलिड। वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बात वही है, बहुत सिंपल सी चीज़ है लिक्विड का। अगर कंपैरिजन कराएंगे पार्टिकल्स को लेकर तो लिक्विड्स का जो पार्टिकल्स होता है वो थोड़ा लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और उसके अंदर स्पेस ज़्यादा होगा लिक्विड वाले में, और सॉलिड वाले में स्पेस बहुत ही कम होगा। क्लोज पैकिंग होती है सॉलिड की, जो मैंने बताई थी। बात इसमें वही है, पार्टिकल्स का मिला जुला कर हर जगह खेल यही है, ठीक है। इसी खेल को याद रखना है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट मूव फ्रीली, दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट। आप इसको जैसे भी लिखना चाहें, लेस
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कर सकते हैं कि इसके अंदर लेस फोर्स ऑफ, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैज़ अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर स्पेस in comparison to solid. That's why rate of diffusion of liquid is higher than solid. Okay. अब आइए सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया एक्टिविटी। अब गैसियस स्टेट की एक्टिविटी हम देखते हैं। देखिए गैसियस स्टेट की एक्टिविटी में सिरिंज की ज़रूरत पड़ेगी। आपके घर में 10 ml का सिरिंज होगा। अक्सर सिरिंज लगभग लोगों के आजकल हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता ही है, तो 10 ml का सिरिंज ले लीजिए। 3 सिरिंज बहुत आसान है आपके लिए सिरिंज लेना। प्लास्टिक का आता है, वो मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं, 10 रुपये 5 रुपये का आता है। और सिरिंज ले लीजिए, उसके अंदर जो पिस्टन होता है वो निकाल लीजिए, जिससे हम ब्लड लेते हैं कि सर वो पिस्टन जो आगे पीछे करता रहता है उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद जहाँ पर नीडल लगाते हैं ना, वो एक छेद होता है, उसको नोज़ल कहते हैं, उसमें आप एक कॉर्क लगा दीजिए, उसको बिल्कुल टाइट बंद कर दीजिए किसी भी तरह से उस छेद को। बंद करने के बाद पिस्टन निकाल दिया। अब एक सिरिंज ऐसे ही छोड़ दीजिए, दूसरे सिरिंज में पानी डाल दीजिए, तीसरे सिरिंज में चॉक को पीस करके डाल दीजिए। अब देखिए यही एक्टिविटीज़ है, और इस एक्टिविटीज़ में जो हम करेंगे उसमें क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको देखना है। तो क्या किया, टेक 10 ml ऑफ सिरिंज। हालांकि एनसीईआरटी में 100 ml ऑफ सिरिंज का जिक्र है, तो मैं यही कहूँगा कि 100 ml का सिरिंज जो है बहुत हैवी हो जाएगा, 10 ml काफ़ी है, ठीक है। टेक 10 ml ऑफ सिरिंज, क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉर्क से उसके नोजल्स को बंद कर दिया, ठीक है। अब उसका पिस्टन हटा दीजिए, पिस्टन हटाने उसको जैसे जैसे मैंने किया वैसे ही कीजिए। अब देखिए क्या होता है। ओके, तो हमने बात किया था सिरिंज का ना, तो अब आइए अब क्या कीजिए कि 1 by 1 जो सिरिंज, एक को अकेला छोड़ दिया था, ऐसे ही छोड़ दिया था सिरिंज को, और दूसरे में पानी डाल दिया था, तीसरे में चॉक। तो अब आइए पिस्टन जो है वो लें और तीनों में इंसर्ट करें पिस्टन को डालें। अब पिस्टन को डालने के लिए थोड़ा सा वैसलीन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वैसलीन लगा दीजिएगा। इंसर्ट द पिस्टन इन ईच सिरिंज। क्या होता है, कंप्रेस करने की, दबाने की कोशिश कीजिए तीनों सिरिंज में। तो जिसको मैंने ऐसे छोड़ दिया है ना, जिसमें हवा भरा हुआ है, तो वो तो इजीली प्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, चला जाएगा अंदर, दबा दिया जाएगा। जिसमें लिक्विड है वो उसको दबाने की कोशिश कीजिए, वो नहीं दबेगा। जिसमें सॉलिड चॉक है तो वो उसको भी दबाने की कोशिश कीजिए, कंप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, वो भी नहीं दबेगा, ठीक है। तो क्या हम अब ऑब्जर्वेशन, हम ये चीज़ जो देख रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि एयर वाला आसानी से पुश हो जा रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है, लिक्विड और सॉलिड कंप्रेस नहीं हो रहा है। ओके, तो आइए ये जो चल रहा था एक्टिविटी, हाँ, तो सिरिंज दैट लेफ्ट अनटच्ड इज पुश्ड इजीली। दिस मीन्स देयर वाज एयर इन सिरिंज लेफ्ट अनटच्ड विच इज अ गैस and it is compressible. This shows that gas is compressible and solid and liquid is not compressible. तो तीनों सिरिंज जो था, एक सिरिंज में जिसको मैंने छोड़ दिया था तो उसमें एयर है, वो इजीली कंप्रेस्ड हो जा रहा है। बाकी 2 सिरिंज जिसमें लिक्विड और चॉक है तो वो इजीली वो तो कंप्रेस हो ही नहीं रहा है। वो कंप्रेस, जिसमें लिक्विड है, वाटर है और चॉक है, तो उसमें जो पिस्टन डालते हैं तो कंप्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन जिसको हमने छोड़ दिया था ऐसे लेफ्ट, उसमें एयर है, एयर जो है वो इजीली कंप्रेस हो जा रहा है। इसकी वजह ये है। तो आप गैस है तो गैस कंप्रेसिबल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके घर में है, हमारे घर में है। जो एलपीजी है वो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड होकर हमारे घर में आता है। वो जो सिलेंडर आता है उसमें बहुत ही कंप्रेस कर दिया जाता है उसको, और उसके बाद फिर हमारे घर में आता है। उसके बाद देखिए हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो भी कंप्रेस हो जाता है, उसको कंप्रेस करके
डाला जाता है सिलेंडर में। तीसरा सीएनजी, देखिए कंप्रेस नेचुरल गैस नाम ही है उसका, जो कि व्हीकल्स चलाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, बड़े बड़े शहर में इस्तेमाल होता है। इस तरह से गैस को कंप्रेस करना आसान होता है, मीन्स गैस इज़ अ कंप्रेसिबल। और एक और चीज़ देखिए, बलून जो है ना, बलून जो फीलर होता है, जो आप देखेंगे बच्चे मेला वगैरह में घूमने जब जाएंगे तो सिलेंडर लेकर, एक छोटा सा सिलेंडर होता है, उससे न जाने कितना हज़ारों लाखों बलून वो उसमें गैस फिल कर देता है। उसमें कभी जानते हैं उसमें क्या होता है? वो भी कंप्रेस्ड गैस होता है, उसमें एयर होता है, हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है, उससे भी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस जो है ना, वो गैस को बहुत ही आसान बना देता है कि छोटे से सिलेंडर में, यानी छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा हम कंप्रेस करके गैस भर सकते हैं और इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यही चीज़ एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। ओके, अब हम गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी है उसके बारे में, जैसे हमने सॉलिड में रिजिडिटी, फ्लूइड में फ्लूइडिटी, गैस में कंप्रेसिबिलिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस हो जाए। वाई गैसेज आर कंप्रेसिबल? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि गैस जो है वो लेस डेंस होता है। बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं, लेस डेंस होने की वजह से गैस कंप्रेसिबल है। अब जैसे लेस डेंस किसको कहते हैं, ये देखिए प्रॉपर्टी, यहाँ अगर इसकी पार्टिकल्स यहाँ कितना स्पेस है इसमें, लेस डेंस है। सॉलिड में देख लीजिए, सॉलिड बहुत ज़्यादा डेंस होता है, हाईली डेंस होता है। ये सॉलिड जो है वो रिजिड होता है, इसके अंदर रिजिडिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है। लिक्विड में देख लीजिए क्या होता है, ये गैस का है, लेस डेंस, पार्टिकल्स का डिस्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है, फ्रीली मूव करता है। गैस में जो पार्टिकल्स होता है वो हर डायरेक्शन में मूव करता है, इसकी वजह है कि इसके लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसमें फ्रीली नहीं करता, ये रिजिडिटी होता है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए रिजिड होता है इसके पार्टिकल्स में। अब देखिए लिक्विड के केस में क्या है, लिक्विड के केस में देख लीजिए इस तरह से होता है। लिक्विड के केस में स्पेस तो रहेगा, ये लिक्विड के केस में है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो सबसे ज़्यादा डेंस कौन हो गया? सॉलिड हो गया, उसके बाद लिक्विड डेंस हो गया, उससे सबसे कम डेंस गैस हो गया। ठीक है, यही आगे डेंस वाला जो कंसेप्ट है डेंसिटी में चला जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे इसी में। अब डेंस, ये जो है गैस बहुत ही लेस डेंस है, गैसेज आर लेस डेंस। क्यों लेस डेंस है? क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है इसके पार्टिकल्स में। दूसरा क्वेश्चन, विच वन इज मोर डेंस? तो अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपेयर कराइएगा, सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस होता है, उसके बाद लिक्विड होता है, उसके बाद गैस। ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉलिड, उससे कम लिक्विड, उससे सबसे कम गैस डेंस होता है। अब देखिए कंप्रेसिबिलिटी किसको कहते हैं? एबिलिटी टू कंप्रेस, इसी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। एबिलिटी टू कंप्रेस, दबाने की जो एबिलिटी होती है। तो गैस इज मोर कंप्रेसिबल। क्यों होता है? क्योंकि particles has more space, particles has more space and less force of attraction and less inner dense, less force of attraction and less inner dense. Okay students, यहाँ तक हमने फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का एक्टिविटीज़ के साथ साथ मैंने बता दिया कंसेप्ट इसका, और जो भी डिस्कशन करना था सॉलिड में रिजिडिटी और लिक्विड में फ्लूइडिटी और कंप्रेसिबिलिटी गैस में। और अब बाकी है जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है, हमने बताया था कि डेंसिटी भी कवर करेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो में वॉल्यूम और मास, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो ये वीडियो कुछ लंबा हो जा रहा है, 40 मिनट से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम डेंसिटी, मास, वॉल्यूम और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और एनसीईआरटी बुक से जुड़े रहिए।